हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टा एकेडमी। ये चैनल नीट ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए है और यहाँ पर आप पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैं आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इस सब्जेक्ट में आप देखने वाले कुछ यूनिट्स, जो यूनिट्स में हम देखने वाले हैं कि जो जनरल फिजियोलॉजी, इन जनरल फिजियोलॉजी यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स, respiration, excretion, then circulation, different topics are there. Out of these हम ये देखते हैं कि फिजियोलॉजी में जो कुछ भी हम फूड मटेरियल जो इंजेस्ट करते हैं वो फूड मटेरियल क्या होता है, एसिमिलेट होता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड देन इट पासेस टू द ऑल सेल्स, इट डिस्ट्रीब्यूट टू द ऑल सेल्स एंड इन द सेल्स देयर विल बी द breakdown of that food particles and breakdown into the some smaller substances, smaller compounds, and that compounds may be harmful to the body and that harmful product should be eliminated from the body, and that process of metabolic waste should be eliminated from the body is known as the what? Excretion. What is the excretion? The elimination of metabolic waste product from the body is called as excretion. So this is our topic and the topic name is what? In the syllabus of NCERT it is given in the name of the excretory products and their elimination. So this is about the excretion. The definition of excretion is it is elimination of metabolic waste product. Now आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि मेटाबॉलिक टर्म, नाउ मेटाबॉलिक टर्म जो देख रहे हैं मेटाबॉलिज्म शो करता है। ये टर्म क्या शो करता है? मेटाबॉलिज्म। द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक इज द मेटाबॉलिज्म। सो इन द मेटाबॉलिज्म, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। 10th स्टैंडर्ड में क्या पढ़े हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या प्रोसेस है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? देयर आर टू प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व, वन इज द एनाबॉलिज्म एंड अनदर इज द कैटाबॉलिज्म। वन प्रोसेस एनाबॉलिज्म, व्हाट हैपन इन द एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म आने दो एनाबॉलिज्म एंड क्या फॉर्म करो? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म करो। सो एनाबॉलिज्म मीन्स व्हाट? सम स्मॉलर कंपाउंड्स आर कंबाइन एंड फॉर्म द लार्जर कंपाउंड्स। ओके, सो एनाबॉलिज्म ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आने दो और स्मॉलर कंपाउंड्स कंबाइन करके बड़े कंपाउंड बनाओ। उसके अगेंस्ट में, अपोजिट में एक टर्म है कैटाबॉलिज्म। व्हाट हैपन इन द कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? द सब्सटेंसेस गेट ब्रेक डाउन एंड इट फॉर्म्स द स्मॉलर कंपाउंड्स। जो बड़े सब्सटेंसेस है, बड़े कंपाउंड्स है, वो क्या होते हैं? कट डाउन होते हैं और स्मॉलर कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। सो दिस इज अबाउट द व्हाट? कैटाबॉलिज्म। ओके, अभी हम ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इन दिस टॉपिक यू विल लर्न अबाउट द एक्सटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट फाइला ऑफ एनिमल्स एंड देन यू विल लर्न अबाउट द ह्यूमन एक्सटरी सिस्टम्स। अभी डिफरेंट जो फाइला है उनमें तो हम एक्सटरी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग में एक्सटरी सिस्टम कैसे काम करती है। अभी आप यहाँ पे एक डायग्राम देखेंगे। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर एंड एन यूरिनरी ब्लैडर and an urethra. These four main parts which consist the complete excretory system. Okay, so this is about the excretory system of human being. ये हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। So अभी हमने देखी डेफिनेशन कौन सी? एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन डेफिनेशन जो देखी थी उसमें हम देखे थे क्या? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल। ओके, अभी मेटाबॉलिज्म तो आप देख चुके हैं। उसके बाद में जो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट हम कह रहे हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जो कोई भी हम फूड खाते हैं
तो फूड खाने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो क्या होता है, रिमूव होता है बॉडी से, मीन्स एलिमेंट्री कैनल से। अभी वो जो प्रोसेस है उसे हम एक्सक्रीशन कहेंगे क्या? थोड़ा सोचिए, जो प्रोसेस हो रही है वहां पे जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो सेल्स में एंटर किया है? नहीं, सेल्स में उसने एंटर नहीं की, एंट्री नहीं की। तो सेल्स में अगर एंट्री ही नहीं की तो वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस शो करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म आप कब कहते हैं? जब when it entered into the cell and there will be the some processes occurred, then we call the process of metabolism। अभी यहाँ पे सेल में एंट्री नहीं हुई तो मेटाबॉलिज्म अभी हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब हम इसको क्या कहेंगे? द टर्म इज द व्हाट? डेफिकेशन। डेफिकेशन मीन्स व्हाट? द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल इज कॉल्ड द डिफिकेशन। और आप यहाँ पे एक टर्म देखिए, जो फिसेस, फिसेस यानी क्या है? वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल, उसे हम एक्सक्रीटा भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मो that term from the osmosis and regulation, that means the what? Regulate करना, कम या ज्यादा, maintain करना। So simply the definition is simple about the what? Osmoregulation is, it is maintenance of water and ionic content of body। क्या मेंटेन करना है अभी? वाटर और आयनिक कंटेंट। वाटर, वाटर क्या है? जो हम मतलब ड्रिंक करते हैं, उसके अलावा जो फूड से भी हमको कुछ अमाउंट में वाटर मिलता है, और कुछ प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हमारे बॉडी में वाटर फॉर्म होता है। तो ये वाटर अगर बॉडी में ज्यादा हो रहा है तो उसको थ्रो आउट करना, अगर कम हो रहा है तो उसको प्रिजर्व करके रखना। सो दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर, और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। सिमिलरली अबाउट द आयनिक कंटेंट, कोई भी आयंस फॉर्म हो रहे हैं हमारे बॉडी में, मान के चलो कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये आयंस हमारी बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं, तो ये आयंस भी क्या करने हैं? मेंटेन करने हैं, और यही मेंटेनेंस को हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ओके ओके, आर यू गेट इट? सो नेक्स्ट इज अबाउट द मेन मेटाबॉलिक वेस्ट। अभी मेटाबॉलिक वेस्ट कौन से है? जो हम फूड खाते हैं वो फूड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसके बाद में फैट्स होते हैं, या फिर प्रोटीन होते हैं, या फिर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होंगे, ब्रेकडाउन होने के बाद में उनसे क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिमिलरली अबाउट द फैट्स, उससे, उसके ब्रेकडाउन से भी क्या होता है? ब्रेकडाउन यानी क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन होता है, आपको पता है ये सभी है। दैट इज द कैटाबोलिज्म प्रोसेस। इन दैट कैटाबोलिज्म प्रोसेस क्या हो रहा है? जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेकडाउन होकर क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और फैट्स के ब्रेकडाउन से भी क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके बाद में जो बचा प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स। अभी प्रोटीन किससे बना है? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड जब हम कहते हैं तो उसमें क्या है? अमीनो ग्रुप है, और अमीनो में क्या है? नाइट्रोजन एलिमेंट है। अभी ये जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन होने के बाद ये क्या होगा? इससे नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म होगा। वो कैसे हम देखने वाले हैं। उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन से है? आपको पता है, यू आर वेल नोन अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। देयर आर जनरली यू आर नोन nucleic acids are DNA and RNA, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. The main element in that case is nitrogen. Okay, जो अगर नाइट्रोजन है तो वो क्या फॉर्म करेगा? नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म करेगा। सो ये जो हम मेन मेटाबॉलिक जो वेस्ट देख रहे हैं, तो इनमें क्या है? कौन से वेस्ट देख चुके हैं अब तक आपने? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, ठीक है। तो अभी ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये कैसे इलिमिनेट होंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, आपको पता है हम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं, तो ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन वी
एक्सेल आउट सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने कहा कि सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कुछ बचा हुआ रहेगा या फिर जो कोई भी मेटाबॉलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, वो यूरिया फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो यूरिया फॉर्मेशन कैसे होता है इन द यूरिया साइकिल, ये अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये क्लास में हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, एक्सेल आउट हो रहा है, और वो जो कुछ भी बचा रहता है जो कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या फॉर्म करेगा, यूरिया फॉर्म करेगा। किसके साथ में, अमोनिया के साथ में मिलकर यूरिया फॉर्म करेगा, और उसके साथ में ही मिलता है बाइकार्बोनेट आयंस HCO3 माइनस आयंस। ओके, नेक्स्ट है H2O। H2O क्या करेगा, H2O फॉर्म करेगा यूरिन, बराबर है। H2O क्या करेगा, H2O किस फॉर्म में रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा यूरिन के फॉर्म में। ओके, देन जो स्वेट, जो पसीना निकलता है वो भी क्या है, वहां पे भी मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या है, वहां पे वाटर ही है। उसके बाद में जब हम एक्सेल आउट करते हैं तो ड्यूरिंग द एक्सेलेशन व्हाट हैपन, इन द फॉर्म ऑफ वेपर वाटर आल्सो एक्सेल आउट। अप्रोक्सीमेट 400 ml per day water exhale out in the form of moisture or vapor. Okay, so this is about the carbon dioxide and water. अभी आप सोच रहे हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो तीसरा हमको वहीं पे मिला था वो कहाँ पे है, तो वो कहाँ मिला आपने को, यहाँ पे अमोनिया के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंबाइन होकर हमको मिलने वाला है यूरिया। तो ये जो यूरिया है वही नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है। ओके, अभी नाइट्रोजनस वेस्ट जो मटेरियल हम देख रहे हैं, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल कौन से फॉर्म में होता है, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी में जनरली 3 फॉर्म्स में, मेजरली 3 फॉर्म्स में ये नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। पहला अमोनिया, उसके बाद में हम देखने वाले हैं यूरिया, और उसके बाद में है यूरिक एसिड। उसके अलावा भी होता है जो कि गॉनिन, जिनको हम गॉनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं, वो बहुत ही रेयरली होता है। ओके, लेकिन ये जो 3 फॉर्म्स है, ये 3 फॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर ये एनिमल्स में होते हैं। अमोनिया, नाउ फर्स्ट अमोनिया। अभी आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं अमोनिया का। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे है, सेंटर में क्या है, नाइट्रोजन एलिमेंट है और साइड में हाइड्रोजन। ओके, देन उसके बाद में कौन सा, यूरिया में देख लीजिए स्ट्रक्चर, और जो तीसरा है वो है यूरिक एसिड। अभी जो यूरिक एसिड आप देख रहे हैं वो यूरिक एसिड मैं किस लिए दिखा रहा हूं, ये अच्छे से देख लीजिए। जो यूरिक एसिड है जहां पर आप देख रहे हैं कि डबल रिंग स्ट्रक्चर, अब ये डबल रिंग स्ट्रक्चर जो है वो आप दूसरे किसी कंपाउंड से मतलब रिलेट कर पाएंगे। कैसे रिलेट कर पाएंगे, वहां पे आप देख रहे हैं कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो ये जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है ये किसी और कंपाउंड का था। कौन से कंपाउंड का था, आपने पढ़े हैं। तो इन जेनेटिक्स में अगर आप देखते हैं तो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स, जो कि नाइट्रोजन बेसिस है, नाइट्रोजन बेसिस में जो प्यूरिन्स है, जो डबल रिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो वही सिमिलर स्ट्रक्चर अब हमको दिखाई देता है। सिर्फ जो पोजीशन आप नाइट्रोजन है वही पोजीशन डिफरेंट हमको दिखाई देगी। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दीज 3 नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। नाउ नो डिटेल्स अबाउट द अमोनिया। अमोनिया के बारे में हम थोड़ा डिटेल जानते हैं। अमोनिया क्या है, कैसा है, तो अमोनिया कैसा है, इट इज हाईली टॉक्सिक। पहली बात याद रखिए कि अमोनिया कैसा है, हाईली टॉक्सिक है। अगर ये हाईली टॉक्सिक है तो जो अगर सेल में रहेगा तो क्या होगा, सेल हो सकती है डाई, है ना, तो वो सेल में ज़्यादा देर रुकेगा नहीं और उसको इलिमिनेट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में वाटर की क्वांटिटी लगेगी। सो इट रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ वाटर और मोर वाटर टू इलिमिनेट इट। ओके, इट इज हाईली टॉक्सिक। हाईली टॉक्सिक है तो ये ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। सो
it is highly toxic and cannot be transported by blood. It is highly soluble in water. कैसे है? highly soluble in water. अभी ये हार्मफुल तो है, तो हार्मफुल है तो जिस साइट में बनेगा उसी साइट से वो रिमूव भी हो जाएगा. सो साइट ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज द साइट ऑफ इट्स रिमूवल. इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि मैंने कहा, एंड इट फॉर इट्स रिमूवल विच इज, वो भी कहाँ पे होगा? जनरली कौन अफोर्ड कर पाएंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल तो बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो कौन अफोर्ड कर पाएंगे? एक्वेटिक एनिमल्स. सो इट ऑकर्ड इन द एक्वेटिक एनिमल्स. एग्जाम्पल्स है इनवर्टेब्रेट्स एक्सेप्ट इंसेक्ट्स एंड देन बोनी फिशेस. अभी यहां पे जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन एनिमल्स को कहेंगे हम अमोनोटेलिक एनिमल्स, एंड द प्रोसेस इज द अमोनोटेलिज्म. ओके, क्लियर? नेक्स्ट इज द यूरिया. यूरिया, it is least toxic than the ammonia. It is less toxic than the ammonia. या फिर हम कह सकते हैं कि it is moderate toxic. It can be transported by blood. It requires moderate amount of water for its removal. इसको भी रिमूवल के लिए वाटर अमाउंट लगता है, लेकिन अमोनिया के कंपैरिजन में कम लगेगा. उसके बाद में एनिमल्स विच मेनली एक्सक्रीट द यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एंड द प्रोसेस इज द यूरियोटेलिज्म. इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यूरियोटेलिज्म रिक्वायर्स मोर, मीन्स इट इज कॉस्टलियर देन द अमोनोटेलिज्म. अभी ये कॉस्टलियर कैसे है? आप थोड़ा सोचिए. अमोनोटेलिज्म में क्या होता है? अमोनोटेलिज्म में जहां पर वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, मतलब अमोनिया बनता है, वहीं से वो बाहर निकलेगा. लेकिन यहाँ पर क्या होता है? वो उसका पहले अमोनिया के फॉर्म में रहेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे क्या बनेगा? यूरिया बनेगा. और यूरिया कहाँ पे बनेगा? लीवर में. देन वो ट्रैवल होके कहाँ पे आएगा? किडनी में आएगा. किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होगा और वहां से यूरेटर से बाहर निकलेगा, और इस प्रोसेस में उसको एनर्जी ज्यादा लगेंगी. सो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यूरियोटेलिज्म कॉस्टलियर देन द अमोनोटेलिज्म. ओके, एग्जांपल्स क्या है? अभी कार्टिलेजिनस फिशेस, देन एम्फीबियंस एंड मैमल्स. अभी एम्फीबियंस के बारे में एक आप बात याद रखिए, उनकी जो लार्वल स्टेजेस है वो लार्वल स्टेजेस शो करती है एक्वाटिक मोड, और एक्वाटिक मोड शो करती है तो वहां पे होता है अमोनोटेलिज्म. सो larva of amphibians shows the ammonitism and the adult amphibians shows the uricotelism. Clear? Next is the uric acid. Uric acid, it is least toxic. नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बहुत ही कम टॉक्सिक है. सो इट रिक्वायर्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर टू रिमूव द यूरिक एसिड. तो ये क्या होगा? जो पैलेट के फॉर्म में एक्सक्रीट होगा. अगर पैलेट के फॉर्म में एक्सक्रीट होगा, मतलब जो इसको हम अपने विदर्भ में कहते हैं कि चिचड़ी, तो ये जो चिचड़ी है तो वही क्या है? यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड का ही. और वहाँ पे आप अगर देखेंगे कोई भी हेन या फिर कॉक की जो कोई भी वेस्ट मटेरियल रहता है, तो उनमें जो वाइटिश जो फॉर्म रहता है वही है यूरिक एसिड. ओके, इट इज फॉर्म फ्रॉम द प्यूरिन मेटाबॉलिज्म. ये फॉर्म होता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से. एग्जांपल्स है इंसेक्ट्स, reptiles and birds. Okay, so animals which mainly excrete the uric acid are called the uricotelic animals and the process is the uricotelism. अभी आप ये भी बात याद रखिए कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान के चलो कि ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में सिर्फ यूरिया ही नहीं बनेगा, तीनों भी चीजें बनेंगी, लेकिन प्रिंसिपल एक्सट्रेटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिया. सो ह्यूमन बीइंग यूरियोटेलिक एनिमल्स है. नाउ अभी आपको एक टर्म याद रखनी है, ये जो नीट के एग्जाम में भी पूछते हैं, गॉट. गॉट यानी क्या है? इट इज द अकुमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स, जो कि
जो साइनोवियल जॉइंट्स वगैरह होते हैं तो उनमें यूरिक एसिड अगर अकुमुलेट होता है तो उनको उन प्रोसेस में गॉड फॉर्म होता है, जिसको हम गठिया भी कहते हैं। ओके, नाउ हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कोई भी मोड ऑफ एक्सक्रीशन है उसका रिलेशन हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से भी लगा सकते हैं। जनरली एग में वाटर अमाउंट ज़्यादा होता नहीं, तो वो एग्स किसके रहेंगे, रेप्टाइल्स के रहेंगे, बर्ड्स के रहेंगे या फिर इंसेक्ट के रहेंगे। तो इस एग को हम कहते हैं क्लिडॉइड एग्स, और इसी को हम क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक एग्स भी। मतलब एम्ब्रियो में वाटर अमाउंट क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। तो वो क्या करेगा, अगर लिमिटेड वाटर अमाउंट है तो उनको सिर्फ एक ही मोड ऑफ एक्सक्रीशन है बचता है, वो है यूरिक एसिड, मीन्स यूरिकोटेलिज्म। ओके, और इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी साइंटिस्ट, नेम ऑफ साइंटिस्ट इज जोसेफ निधम। नाउ वी लर्न अबाउट द डिफरेंट एक्सटरी स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स। सो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि प्रोटोजोआ। अभी आपको डिफरेंट फाइला पता है, एनिमल किंगडम में आप 10th में भी पढ़े हैं और 11th के चैप्टर्स में भी है। आपको पता है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे क्लासेस आते हैं। देन मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टेब्रेटा, और जो कि वर्टेब्रेटा में आते हैं साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड फाइनली मैमल्स। सो इनमें से हम सबसे पहले देखने वाले हैं वो कि कौन सा, प्रोटोजोन। अभी प्रोटोजोन में कौन होते हैं, ऑल आर सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ये सिंगल सेल एनिमल्स है। अभी सिंगल सेल एनिमल है तो क्या करेंगे, कैसे एक्सक्रीट कर पाएंगे, वो कर पाएंगे उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन से ही एक्सक्रीट आउट कर पाएंगे। उसके बाद में है दूसरा है पोरीफेरन। पोरीफेरन में क्या होता है, सिंपली एक बॉडी वॉल से ही वो क्या कर पाएंगे, एक्सक्रीट आउट कर पाएंगे। अभी पोरीफेरन में आपने देखे स्पॉन्जेस, उनकी जो बॉडी वॉल है जहाँ पे हम देखते हैं कि पिनेकोडर्म एंड कॉनोडर्म्स है, उनसे ही क्या होता है, जो कोई भी एक्सक्रीट प्रोडक्ट्स है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, वही एक्सक्रीट आउट होता है। देन निडेरियन में भी सिंपली बॉडी वॉल से ही क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। देन नेक्स्ट इज द प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस में क्या, प्लेटीहेलमिन्थस में कौन आते हैं, फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स जिसमें हम देखते हैं कौन से है, प्लेनेरिया। ओके, तो ये क्या है, प्लेटवर्म है। तो प्लेनेरिया में भी कैसे होगा, वहां पे स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, दैट आर दी फ्लेम सेल्स। ये आपको याद रखनी है। आपको हो सकता है कि क्रॉस के फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज द एस्केहेलमिन्थिस। एस्केहेलमिन्थिस में देखते हैं कि रिनेट सेल्स, देन एच शेप एक्सक्रीटरी कैनल्स, ये आपको याद रखना है।